हिंदी की इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बड़े भाई साहब कहानी शुरू की थी जिसको मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। उसमें दो कैरेक्टर थे। ये आत्मकथा शैली में लिखी हुई कहानी है। एक हैं छोटे भाई साहब और एक हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब मतलब लेखक के भाई और छोटे भाई साहब मतलब खुद लेखक। पहले हम यहाँ पे लेखक के भाई के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने उन पृष्ठों में समझा कि जो लेखक के भाई थे वो स्वभाव से अध्ययनशील थे। उसके बावजूद वो एक कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 2 से 3 साल का वक्त लगाते थे, मतलब वो फेल होते थे। और अपने छोटे भाई के प्रति कर्तव्य बोध था, कर्तव्य की भावना थी और उसको सुधारने की जिम्मेदारी वो गंभीरता पूर्वक निभाते थे। निगरानी रखना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे और उसके साथ साथ वो छोटे भाई के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति बनाए रखने के हेतु सतत प्रयत्नशील तथा एक उदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करते थे। वो अपने भाई को सुधारना चाहते थे और खुद एक मिसाल बनना चाहते थे अपने भाई के लिए कि जिससे वो उनको देखकर उन चीज़ों को अपना सके। अब हम छोटे भाई के बारे में जानते हैं। छोटे भाई हमेशा डांट खाते थे, उनको खेल कूद बहुत पसंद था, पढ़ाई पे कम ध्यान देते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में भाई के प्रति सम्मान भाव था और वो भाई से डरते भी थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी वो खेलने जाते थे, कंकड़ियाँ उछालते थे, फाटक को मोटर गाड़ी बनाकर खेलते थे, चार दीवारी से कूदते थे। और भाई की डांट के बाद जब भाई ने उनको बुरी तरह से डांटा, जब वो परेशान हो गए, दुखी हुए उस डांट से, फिर उन्होंने तय किया कि मैं अब एक अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, जो भाई कह रहे हैं उसकी बात को मानूंगा। सो यहाँ पे उन्होंने अपना टाइम टेबल बना लिया था। यहाँ तक हमने पाठ को पढ़ा था। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। सो यहाँ पर उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया। उस टाइम टेबल में अंग्रेजी, हिसाब, गणित को कहते हैं, इतिहास, भोजन और स्कूल, ये सभी विषयों को उन्होंने समय दिया। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। देखो यहाँ पर 3:30 बजे वो स्कूल से वापस आएंगे, उसके बाद वो आधा घंटा आराम करेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। और अब क्या पढ़ेंगे? 4 से 5 तक भूगोल पढ़ेंगे, 5 से 6 तक ग्रामर, व्याकरण, इंग्लिश की। आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलेंगे। हॉस्टल जो छात्रावास में रहते हैं वहाँ पे आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा वो टहलेंगे, खेलेंगे नहीं, सिर्फ टहलेंगे। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, उसके बाद वो फिर पढ़ने बैठेंगे और इस बार वो अंग्रेजी को लेंगे और अंग्रेजी में कुछ लिखेंगे, या तो निबंध होगा या फिर कोई छोटा अनुच्छेद राइटिंग होगी। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, फिर भोजन खत्म करेंगे, उसके बाद 8 से 9 तक अनुवाद, ट्रांसलेशन करेंगे। 9 से 10 तक हिंदी, लास्ट में हिंदी का नंबर आया। 10 से 11 तक विविध विषय, जीके जो जनरल नॉलेज होती है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद वो जाके विश्राम करेंगे। इन पूरे टाइम टेबल में आपने देखा होगा उन्होंने कहीं भी खेल को शामिल नहीं किया है। लेकिन टाइम टेबल तो बन गया, अब उसको क्या वो फॉलो कर पाएंगे वो आगे आपको पता चलेगा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। जैसा मैंने कहा, टाइम टेबल तो आपने बना लिया, लेकिन क्या उस टाइम टेबल के हिसाब से जो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा था क्या वो करेंगे? नहीं। जो बन गया वो पेपर में था, उसको व्यवहार में लाना भी बाकी था, वो नहीं हुआ। अमल करना मीन्स व्यवहार में लाना। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। पहले ही दिन से, जैसे ही जिस दिन उन्होंने टाइम टेबल बनाया था उस दिन से ही उसका तिरस्कार, उसको ना मानना शुरू। मैं अभी नहीं, कल से करूँगा, कल नहीं परसों से करूँगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि उनसे कहा जाता नहीं नहीं टाइम टेबल बन गया, टेबल पे चिपका भी लिया, फिर देखते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इस तरह से टाइम हमारा जाता रहता है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वे हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वे दांव घात, वॉलीबॉल की वे तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। यहाँ पे क्या होता, उनका टाइम टेबल, क्यों नहीं वो उस टाइम टेबल को अमल कर पा रहे थे, उसके पीछे रीज़न उन्होंने यहाँ पे खुद दिया है। क्या होता था? मैदान की सुखद हरियाली, सुख देने वाली हरियाली,
हरियाली मीन्स ग्रीनरी, जो मैदान में घास रहती है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी। हवा के हल्के हल्के झोंके उनको अपनी तरफ बुलाते थे। फुटबॉल की उछल कूद उनको रोक नहीं पाती थी अपनी जगह पर बैठ के पढ़ने की। कबड्डी जब वो बच्चों को खेलते देखते थे, जब वो दांव घात का प्रयोग करते थे उसमें, तो वो उनको नहीं रोक पाता था। उनके हाथ पैर में कुछ होता था, नहीं मैं भी वहाँ पे जाऊँ और उसको खेलूँ। वॉलीबॉल की वे तेज़ी, जिस तरह से वॉलीबॉल आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं तो कहाँ कहाँ टिप्पा खा के गिरती, तो लगता है ना कि मैं भी जाके पकड़ूं। तेजी और फुर्ती, मुझे अज्ञात, उनको अज्ञात मीन्स जब इनको पता ही नहीं था, अनिवार्य मीन्स कंपलसरी बोलते ना, ये था उनको। वो फिर भूल जाते थे कि मैंने टाइम टेबल बनाया है, भाई ने मुझे डांटा है, और हमेशा वहीं पर पहुंच जाते। अनिवार्य रूप से खींच ले जाती उनको अपनी, ये सारी चीज़ें उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी और उनके पीछे वो जाते थे। और वहाँ जाते ही वो सब कुछ भूल जाते थे कि मैंने टाइम टेबल बनाया है और भाई मुझे डांटेंगे उसके बाद। वह जानलेवा टाइम टेबल, अरे बाप रे, इतना कुछ आपने देखा, क्या क्या उन्होंने लिखा, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये ग्रामर, वो अनुवाद करेंगे, कंपोजिशन करेंगे, कुछ नहीं। उनको लगता था वो जानलेवा टाइम टेबल है, वह आँख फोड़ पुस्तकें, उसमें आँख हमेशा हमारी फूट जाएगी मैं अगर मैं इतना ज़्यादा पढ़ूंगा, इतना ज़्यादा उन पुस्तकों में लिखा गया है, किसी की याद ना रहती। वो सब कुछ भूल जाते वहाँ जाने के बाद, ना टाइम टेबल ना पुस्तकें। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। फिर क्या होता, भाई साहब ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे, भाई साहब अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे। फिर वही डांटना, उनको समझाना। मैं उनके साय से भागता, साय मीन्स परछाई भी हम लोग बोलते हैं ना कि उनको देखना है और भागना है, तो साया मीन्स परछाई यहाँ पर है। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता और ये कोशिश करता कि उनकी आंखों के सामने ना पढूं। अगर मैं उनकी आंखों के सामने पड़ गया तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना होती, और वो कमरे में इस तरह आते कि उनको पता ही नहीं चलता कि कोई उनके कमरे में आ गया है। दबे पाँव में चोरी चुपके आना। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि अब मेरे प्राण निकल गए, इतना वो डरते थे अपने भाई से। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। एक नंगी सी तलवार लटकना मीन्स यहाँ पे मुहावरा फिर से है, इसका मतलब है कभी भी डर उनके ऊपर आ जाता था। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। फिर भी यहाँ पे फिर उन्होंने तुलना की है कि जिस प्रकार एक इंसान मौत और विपत्ति, मौत मीन्स अभी हम जब आपने देखा है हम लोग सब अभी अपने 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 घरों में बंद हैं। घरों में बंद होने का कारण फिर वही है कोरोना वायरस, और हम जानते हैं कि अगर हम बाहर निकले और हमें हुआ तो हम मरेंगे या बच जाएंगे। वो एक संकट है हमारे ऊपर, विपत्ति है, मुश्किल है। उस घड़ी में हम अपने आप को घरों में बंद करके रखे हैं। उसके बीच में भी जब आदमी इन सब के बीच में भी रहता है, उसके बाद भी वो मोह और माया, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकता। उसको लगता है और भी मिले तो अच्छा है, और पैसा मिले तो मैं दबा के रखूँ। वो जो चाहत होती है बहुत कुछ पाने की, वो ख़त्म नहीं होती है। इस समय इस कठिन परिस्थिति में लगता है ना कि शायद आदमी इन सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन आदमी ऐसा नहीं है। वो मौत मालूम है उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी वो इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाता। सेम यहाँ पर था, उनको मालूम था कि मैं खेलने कूदने जाऊँगा, डांट पड़ेगी, भाई डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेल का तिरस्कार न कर सकते थे। वो खेल को मना कर ही नहीं पाए, इतना ज़्यादा वो खेल में व्यस्त हो जाते थे। यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 मुहावरे हैं जो उसमें आए थे। सालाना इम्तहान हुआ, यहाँ पे सालाना मीन्स वार्षिक, इम्तहान मीन्स परीक्षा। चलो अब एग्ज़ाम हो गया है, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब यहाँ पे जो अवस्था थी वो देखिए आप, भाई फेल हो गए हैं और ये पास तो हो गए, पास के साथ साथ ये अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में प्रथम आए लेखक। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब उनके बीच में जो अंतर था कक्षाओं का, ना कि एज का,
क्योंकि अब वो फेल होके 9वीं कक्षा में ही हैं और जो लेखक है वो पास होके 6ठी कक्षा में पहुंच गए। तो उनके बीच में कितनी कक्षाओं का अंतर रह गया? 2, 7वीं और 8वीं। लेकिन उम्र बड़ी है, उम्र में अंतर नहीं हुआ, उम्र बढ़ रही है और कक्षाएं जो दूरी है वो कम होती जा रही है। ठीक, इसीलिए पहले बोला गया था ना कि वो मेरे से 5 साल बड़े हैं लेकिन सिर्फ 3 कक्षा ही आगे हैं। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। जी मीन्स मन में तो आया, देखो आप, आड़े हाथों लूं मीन्स खरी खोटी सुनाऊं उनको कि देखो आप पढ़ पढ़ के फेल हुए हो, मैं खेल खेल के पास हो गया, वो भी कक्षा में प्रथम आया हूँ। आपकी वे घोर तपस्या कहाँ गई? जो इतनी तपस्या की आपने, ना खेलने जाते हो ना कूदने जाते हो, हमेशा किताब लेके बैठे रहते हो, क्या हुआ उसका? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, देखो मुझे देखो। आप पहले बोलते थे ना मुझे देखो, ये सब सोच रहे हैं लेखक, अभी बोला नहीं है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो कहा कि मुझे देखो, मैं खेल खेल के दर्जे में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन अपने भाई को जब उन्होंने दुखी और उदास देखा, क्योंकि वो फेल हो चुके थे, तो उनको दिली हमदर्दी मीन्स दिल से सहानुभूति हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का, घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। वो पहले से ही इतना परेशान थे और उनको परेशान करने का विचार ही लज्जास्पद लगा। लज्जास्पद मीन्स शर्मनाक। दुखी को और दुखी करना ठीक बात नहीं है ना। तो उन्होंने सोचा कि क्यों भाई परेशान पहले से ही हैं, वो पहले से ही फेल हो चुके हैं, क्यों उनको जाके दुख पहुंचाना। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मविश्वास भी बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, उनको अपने ऊपर अभिमान हो गया और आत्मसम्मान भी बढ़ा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनकी बढ़ी। देखो तुम पढ़ के भी फेल हुए और मैं बिना पढ़े खेल कर भी प्रथम आया कक्षा में। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। रोब मीन्स जो धाक और जो पकड़ थी उनकी, वो अब नहीं रही। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब आज़ाद थे वो, एक स्वच्छंद परिंदे की भांति वो कहीं भी उड़ सकते थे। अब भाई से उनको डर नहीं लगता था, अब बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। शरीक होना मीन शामिल होना। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। अगर फिर से उन्होंने मुझे बेइज्जत किया तो इस बार साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर, आपने इतनी मेहनत की तो कौन सा तीर मार लिया, कौन सा लक्ष्य को पा लिया और कौन सा पास हो गए। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मेरी तरफ देखो, मैं खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जबान से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं था। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब जो बातें हैं ये उनके मन में ही चल रही थी। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूँगा, ये सारी चीज़ें उनके मन के अंदर थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भाई को जाके ये कहें कि मैं ये सब चीज़ें सोच रहा हूँ। लेकिन जो उनके रंग ढंग थे, जो उनका चलने का तरीका था, देखने का तरीका था, जिस तरह से वो बातें करते थे, उससे उनको भाई को समझ में आ गया था कि भाई का आतंक अब उनके ऊपर नहीं है। अब वो एक स्वच्छंद पंछी बन चुके हैं और वो उड़ रहे हैं। भाई साहब ने इसे भांप लिया मीन समझ लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, बुद्धि बहुत तेज थी उनकी। उन्होंने मेरी चाल ढाल से समझ लिया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग भी जब कुछ गड़बड़ करते हो तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, एक सुबह हुई, भोर हुआ और उस समय उन्होंने क्या किया, गुल्ली डंडे की भेंट, पूरा सुबह का समय उन्होंने गुल्ली डंडा खेलने में बिता दिया और भोजन के समय लौटा। सोचिए, सुबह का निकला हुआ बच्चा गुल्ली डंडे में अपना पूरा समय व्यतीत किया और वापस कब आ रहा है, भोजन के समय। भोजन के समय मीन्स वही लंच से पहले। फिर क्या था, भाई साहब ने मान लो तलवार खींच ली, युद्ध के लिए तैयार हो गए और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है।
तुम्हें घमंड आ गया है, तुमने एक सिर्फ कक्षा पास की और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुमको लगता है कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। ओ भाई साहब, सुनो मेरी बात को, बड़े बड़े घमंड करने वाले मैंने देखे, कोई नहीं रहा। तुम तो बहुत छोटे हो अभी, तुम क्या बहुत बड़ी हस्ती हो जो तुम घमंड करके तुमने पास कर ले तो तुमको लगता है तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण देने शुरू हो गया उनका। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, तुमने इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसमें रावण के बारे में पढ़ा है ना। उनका कंटिन्यू है, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, क्या सीखा तुमने। कुछ ना कुछ जो हम कुछ पढ़ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं ना। तुमने रावण से क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए सिर्फ पढ़ने के लिए कि एग्जाम देना है, पढ़ लो, खत्म करो। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। फिर उन्होंने कहा, इम्तिहान पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इम्तिहान तो कोई भी रट्टा मार के पास कर लेगा। असल चीज क्या है, मेन बात क्या है यहाँ पर, वो है बुद्धि का विकास। बुद्धि आपकी कितनी विकसित हुई, जो आपने पढ़ा उसको आपने ग्रहण किया या नहीं, या सिर्फ एग्जाम के लिए आपने पढ़ा और आप जाके लिख कर आ गए, उसके बाद अगर कोई कुछ भी आपसे पूछता है तो आपको नहीं पता। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमने 7वीं में पढ़ा था, हमने 6ठी में पढ़ा था, हमें नहीं पता, फिर पढ़ाई क्यों, छोड़ देना था वहीं पर। तो इसीलिए जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको हमें अपने जीवन पर्यंत तक लेकर जाना है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उससे हमें सीखना है, पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। पढ़ना सिर्फ पढ़ना इसलिए है कि जिससे हमारी बुद्धि विकसित हो। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो कुछ पढ़ रहे हो आप उसका मतलब समझो, तब तो वो पढ़ाई है, नहीं तो फिर तो वही एग्जाम पास करने वाली पढ़ाई है। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे दिए हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। उनका अभी भी कंटिन्यू है बोलना, उनका अभी भी चिल्लाना जारी है। रावण भूमंडल को स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। भूमंडल का स्वामी, भूमंडल मीन्स पूरी भूमि का स्वामी, लेकिन वो यहाँ का नहीं था, वो श्रीलंका का था, तो हो सकता वहाँ का स्वामी था वो। और जो सम्राट होते हैं उनको चक्रवर्ती कहा जाता है। आजकल अंग्रेजों का राज्य विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल देते, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि हम अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कह सकते, ये सम्राट नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अंग्रेजों के अधीन नहीं है, वो उनको अपना उनका आधिपत्य उनके ऊपर नहीं चलता। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो नहीं मानते इनको अपना राजा। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मीन्स राजा, सम्राट से राजा छोटा होता है, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो संबंध होता है वही सम्राट और राजा के बीच में। तो वहाँ पे थे संसार के सभी राजा, संसार मीन्स अब संसार के बहुत से राजा जो थे उसको कर देते थे। कर मीन्स टैक्स, हम लोग भी अभी दैट इनकम टैक्स और हाउस टैक्स भरते हैं, तो उसी से हमारी व्यवस्था सरकारें हैं वो चलती हैं, और बाकी लोगों को जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले हैं उनको पेमेंट उसी से मिलता है, तो कर देना हमें जरूरी है। तो उन्होंने भी वही कहा कि बहुत सारे राजा थे जो उसे कर देते, संसार के सभी राजा उसको कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। सोचो, जो आग और पानी जिनको हम देवता मानते हैं, मगर उसका अंत क्या हुआ, तुमने उसके अंत के बारे में सोचा? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। उसको घमंड हो गया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे जैसा शक्तिशाली इस संसार में नहीं है, और उसने मिथ में, उसने उसी घमंड में उसने माँ सीता का हरण किया, और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा अपने घमंड से। अगर सीता माँ को वो वापस कर देता, उनका अपहरण ना करता, तो शायद उसका राज्य और उसका शासन बहुत आगे सालों तक चलता। लेकिन उसने अपने घमंड में नहीं सोचा
और उसके बाद उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म करवा दिया। ना उसके बेटे बचे, ना उसके भाई, सिर्फ विभीषण को छोड़ के जो राम के साथ थे वो बचे, बाकी सब मारे गए थे। तो चुल्लू भर पानी देने वाला मीन थोड़ी सी भी सहायता करने वाला। यहाँ पे चुल्लू मैंने इसलिए यहाँ पे हाथ इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको समझ में है इसका मतलब क्या होता है। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। आप कुछ भी कुकर्म कर लीजिए, लेकिन कुकर्म मीन्स बुरे काम, लेकिन अपने ऊपर कभी अभिमान मत करो कि यस मैंने ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे जैसा कोई नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अगर आपके अंदर अभिमान आ गया, अगर आपके अंदर घमंड आ गया, तो आप दोनों जगह से जाओगे, दीन और दुनिया दोनों जगह से जाओगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। जब मुस्लिम धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो उन्होंने उनका भी एग्जाम्पल उनका भी उदाहरण यहाँ पर दिया है। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। और शैतान को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि भगवान से जो भगवान को जो लोग मानते हैं उससे बढ़कर मैं और कोई नहीं है, सच्चा भक्त मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अंत में यही हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया उसको, फिर वहाँ से नरक में भेज दिया गया। शाह रूम दैट इज़ ये भी यहूदियों में वहाँ से लिया गया है, ने भी एक बार अहंकार किया था। उन्होंने भी अपने ऊपर अहंकार किया तो भीख मांग मांग कर मर गए। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। अभी सिर्फ तुमने एक दर्जा ही पास किया है और तुम्हारा दिमाग अभी से 7वें आसमान पे पहुंच रहा है, तब तो तुम आगे बढ़ लिए। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। बटेर एक चिड़िया होती है जो मैंने यहाँ पे चित्र में दी है आपको समझाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्यवश कुछ चीजें मिल जाती हैं। हम लोग बोलते हैं ना तुक्का लग गया, इजी क्वेश्चंस आ गए थे तो टिक। बहुत सारे बच्चे बहुविकल्पीय प्रश्नों में रहता है ना कि टिक लग गया, टिक हो सकता ठीक हो गया हो, उसमें हम पास हो गए। तो यहाँ पे भी उनके भाई ने भी वही कहा कि तुम्हारे हाथ में भाग्यवश ऐसा हुआ है, नहीं तो तुमको क्या लगता है कि जो मेहनत नहीं करेगा वो ऐसे ही पास हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा वो भी। मगर बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकती है, जो तुक्का है वो सिर्फ एक बार ही लग सकता है। तुक्का यहाँ पे बटेर को कहा गया है, बटेर चिड़िया जो मैंने दी है आपको, बार बार नहीं लग सकती। आपको क्या लगता है जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने इसी तरह से पढ़ाई को आगे जारी रखा तो आपको लगता है कि आप बार बार अव्वल आओगे? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी ऐसा होता है कि जो लोग खेलना नहीं जानते हैं फिर भी वो अच्छा निशाना लगा लेते हैं। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है कि एक बार जो आपने देखा होगा आईपीएल मैचेस में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो एक मैच में बहुत अच्छा रन स्कोर करते हैं, 20 ओवर के मैच में बहुत सारे सेंचुरीज आपने देखी होंगी, लेकिन वही खिलाड़ी जब 50 ओवर मैचेस में, 50 ओवर के मैचेस में आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। सफल खिलाड़ी उन्होंने किसको कहा? वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। अगर आप 2020 के मैच में भी हर मैच में 100 स्कोर कर रहे हो और वही चीज़ें आपकी वनडे के गेम में और टेस्ट क्रिकेट में जारी रही, तब आप एक अच्छा खिलाड़ी बनोगे। ये उदाहरण उन्होंने उनको पढ़ाई के बारे में दिया। एक बार पास कर लेने से कुछ नहीं होगा, यही आपको आगे भी जारी रखना है, नहीं तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। सो यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं और मुहावरे भी हैं। मुहावरों के अर्थ पढ़ लेना स्कूल खुलने के बाद। फिर अगर किसी ने पूछा कि मुहावरों का अर्थ नहीं समझ में आया, फिर मेरे फेल होने पे मत जाओ। उन्होंने कहा मेरे फेल होने पे मत जाओ। तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ तो तुम्हें आज़ादी मिल गई या तुम बहुत बड़े महान हो गए, ऐसा मत सोचना। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, मुश्किल बढ़ेंगी तुम्हारी जब मेरे दर्जे में आओगे। अभी तो 5th में ही पास हुए हो तुम, अभी 9th में आओ तो पता चलेगा कि पढ़ाई होती एक्चुअली क्या है।
जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब अलजबरा और ज्योमेट्री आपके जो मैथ्स में है उसको जब पढ़ना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल काम है, लोगों को समझ में नहीं आता है। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिस्तान मीन्स इंग्लैंड का, वहाँ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल की बात है, वो तारीखें हैं और बादशाहों के नाम उनको रखना, याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि जब आप मेरे दर्जे में आओगे तब आपको पता चलेगा, अभी तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से कह सकते हो कि मैं अव्वल आ गया हूँ। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है, सही बात है, ये बहुत मुश्किल काम है बादशाहों के नाम याद रखना। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हो, यहाँ पे देखो छोटे भाई साहब सिर चकरा रहे हैं उनका, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तब उसमें हेनरी का दिया जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो नाम एक ही है लेकिन उसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगा दिया जाता है। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद रख कर लेना आसान समझते हो? तुमको लगता है अगर नाम अलग अलग हो तब भी हम सोच सकते हैं कि चलो हम याद कर लेंगे कि उस के समय में हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो हेनरी इतने सारे हैं। अब एक की जगह एक में हुआ कि दूसरे में हुआ कि तीसरे में हुआ। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। अगर आपने हेनरी 7वें की जगह लिख दिया और जो हिस्ट्री है वो तथ्य मांगते हैं, और अगर जहाँ आपने कहीं गड़बड़ किया 7वें की जगह 8वां किया और सारे के सारे नंबर आपके चले जाएंगे, सफा चट, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर मीन्स शून्य, शून्य भी नहीं मिलेगा, सिफर भी, ये ध्यान रखो, सिफर भी। हो किस ख्याल में, कहाँ गुम हो, तुमको क्या लग रहा है बहुत आसान है? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं, कौड़ियों चार्ल्स, कौड़ियों मीन्स बीसियों, ऐसे कैसे कितने चार्ल्स होंगे जो 1 2 3 4 20 तक आते हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है जब आप इनको पढ़ने बैठो, तो वही चार्ल्स 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ने बैठो तो बहुत मुश्किल है उनको, उनके बारे में जान पाना। आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग यहाँ पे दिया है, आंधी रोग हो जाना मीन्स कुछ समझ में ना आना। इन अभागों को नाम भी ना जुटते थे, फिर वो उन्हीं को बोल रहे हैं, ये इंग्लैंड वालों को कोई और नाम नहीं मिले थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंजुम लगाते चले गए, इनको कोई और नाम नहीं मिले, एक ही नाम के पीछे 2 3 4 5 लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, अगर वो मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता, तो उनको कम से कम याद करना तो आसान हो जाता। ये क्या कि एक ही नाम लिया, उसी के पीछे 1 2 3 4 5 लगाते चले जा रहे हो। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अरे भगवान, ज्योमेट्री पढ़ना तो बस भगवान ही याद आ जाएगा उस समय जिस समय आप पढ़ने बैठोगे। अ ब ज, जो आप लोग ABC इंग्लिश में लिखते हो वहां पे यह आ ब जा दिया है, की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। पहले ये नियम था, अभी तो फिर भी आप लोगों के मैथ्स में अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपको नंबर मिल रहे हैं, अगर आपका आंसर गलत है तो नंबर मिल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आपका जो स्टेप्स है, जो आप जिस तरह से सवाल को हल करते हैं वो भी देखा जाता था, उसके साथ आपका आंसर भी, जो आपने उत्तर लिखा है वो भी, अगर वो ठीक है तभी आपको नंबर मिलते थे, नहीं तो सारे के सारे नंबर गए। स्टेप्स पे एक भी नंबर नहीं मिलता था। अभी बहुत ईजी हो गया करेक्शन आपका। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता, मुमतहीनों मीन्स परीक्षक, जो टीचर्स, हम लोग जो कॉपियां जांचते हैं उनको कहा गया है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। अब आप बच्चे के हिसाब से सोचो, आ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, सारे तो शब्द ही हैं, एक का इधर का उधर हो गया, बाकी कुछ नहीं है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, इतनी छोटी सी बात के लिए। वही छोटी सी बात अब हमने समझी है, इसीलिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं, समझ में आया? हाँ, इसलिए इन छोटी छोटी बातों के लिए क्यों बच्चों को क्यों उनको तंग कर रहे हो, क्यों मार्क्स नहीं देते हो, पूरे के पूरे मार्क्स काट रहे हो आप लोग। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? दाल भात रोटी, भात मीन्स चावल, दाल चावल रोटी खाइए या चावल दाल रोटी खाइए, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, मगर इन परीक्षकों को कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ नंबर काटने में लगे रहते हैं।
वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। उन्होंने बोला कि वो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। अगर पुस्तक में ऐसा दिया है तो वो मार्क्स देंगे, अगर नहीं दिया है तो मार्क्स नहीं देंगे। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, इसीलिए हम लोग आपसे बोलते हैं कि आप रटिए मत, समझिए उन बातों को, उसके बाद अपने अपने शब्दों में उनको प्रयोग कीजिए। तो उन्होंने वही लिखा कि और चाहते हैं कि हम अक्षर अक्षर रट डालें, जो भी बुक में लिखा है सेम का सेम हम उसको बाय हार्ट करें और उसके बाद जाके उसको लिखें। और इसी रटंत शिक्षा का नाम, इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और जो ये रटंत विद्या है इसी को हमने शिक्षा कहा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। फिर उन्होंने लास्ट में कहा, ये जो हम बेसिर पैर की बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन बातें, इनको पढ़कर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि इन छोटी छोटी बातों के लिए हमारे नंबर कट जाते हैं, हमें पूरे के पूरे मार्क्स मेरे चले जा रहे हैं। तो बताओ इन सब चीज़ों को पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा आगे। इसके बाद का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, फिर से मुहावरे हैं। मुहावरे आपको पढ़ लेना बेटा, ना समझ में आए तो पूछ लेना। उसके बाद यहाँ पे नियत कार्य दिया है। यहाँ पे लेखक टाइम टेबल पर अमल क्यों नहीं कर पाते थे, वार्षिक परीक्षा का परिणाम क्या था, किसका नामो निशान मिट जाता है, पाठ में दिए गए उदाहरणों के आधार पर लिखिए। 2 से 3 वाक्यों में ही आपको लिखना, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं लिखेंगे। और मुहावरों का वाक्य प्रयोग ये मैं बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके 10th के व्याकरण में ये आएंगे, तो इसलिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, हमसे पूछिए, हम आपके उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।